नमस्कार दोस्तों। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का 8वां लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। 1 से 7 तक लेक्चर पढ़ा दिया हूँ, प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। दोस्तों आप ये अगर 1 से 7 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप देखिए, क्योंकि आगामी आने वाले यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो मार्च में होने वाली हैं 17 मार्च को, और बीपीएससी के जो एग्ज़ाम सितंबर में होने वाली है, बीएसएससी एग्ज़ाम है दोस्तों। जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपको बिहार पुलिस है, बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसमें बहुत मैंने एस.के. पांडे और राजीव बहिर के मॉडर्न हिस्ट्री का निचोड़ इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें से मैं नोट्स बनाया हूँ प्रॉपर, तो इसलिए आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग ज़रूर आके देखिए एक बार, और बीपीएससी के लिए तो खास कर होगा। तो दोस्तों रंजीत सिंह के किस मिशन के थे आप लोग बताइए। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशन के थे। बीपीएससी में दोस्तों कितनों बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा। मैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को, उससे एक आइडिया मिलेगा। आप लोग पहले भी आप देख लीजिएगा, घटना चक्र का ले लीजिएगा। 69 बीपीएससी तक का पीटी का क्वेश्चन आप लोग घटना चक्र का ले लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा 70 बीपीएससी देने में कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहा है। क्योंकि 67 तक बीपीएससी ना का जो पैटर्न था वो एक अलग था, उसके बाद पीटी का भी पैटर्न बदल गया है। वो बीपीएससी नहीं रही जो बीपीएससी पहले थी, इसलिए आप लोगों को बदलते पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना होगा और लड़ना होगा। अच्छे से फाइट कीजिए और एक सीट जरूर बीपीएससी में अपने नाम कीजिए। बस पीडीएफ में एक नाम आपका आना चाहिए, बस यही सोच से कीजिए, कुछ नहीं। निगेटिविटी बात तो दुनिया करती ही रहती है। तो देखिए रंजीत सिंह कब से कब तक ये शासन किया, 1792 से 1839 तक रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशन के थे। मैं आगे बताऊंगा। जन्म 13 नवंबर 1780 को होता है इसका। कब होता है? 13 नवंबर 80 को रंजीत सिंह का। सुकरचकिया मिशन के प्रमुख मान सिंह के पुत्र थे। कौन थे रंजीत सिंह? दोस्तों ये आपको अगर जो मैं हैंड राइटिंग उतनी अच्छी तो नहीं बन पाई है, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में बनाना पड़ा है, तो मैं बोल दे रहा हूँ। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप सुन के बना सकते हैं। अगर देखने में आपको दिक्कत हो तो आप सुन के बना सकते हैं। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख मान सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। इसके जो रंजीत सिंह के फादर थे वो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे, उनके पुत्र मान सिंह थे। तो ऐसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि रंजीत सिंह जो थे उस किस मिसल से थे? तो रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से थे। रंजीत सिंह 1792 में रंजीत सिंह की सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। जब इनके पिता का निधन हो गया उसके बाद रंजीत सिंह 1792 में सुकरचकिया मिशन के प्रमुख बने। देख लीजिए। 1796 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह 1796 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। कब किया? 1796 में, याद रखिएगा। 1796 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1797 में जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण किया। 1796 में तो किया ही, दोबारा कब किया? 1797 में जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण किया। वापस जाते समय किसने? जमान शाह ने एक 12 जो तोपें चीनाव में गिर गई थी, जो 12 तोपें चीनाव में गिर गई थी, रंजीत सिंह ने उन्हें निकालकर वापस भेजवा दिया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं मैं 3 लाइन डॉट खींच दिया हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 12 जो तोप थे किसने निकलवा के दिया था। ये भी पूछ देते कि 12 तोप जो गिरा हुआ था चीनाव में वो किसका गिरा हुआ था। तो क्वेश्चन किसी तरीका से आपसे पूछ दिया जाएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो आप थोड़ा देख के 1-2 मिनट स्किप कर दीजिएगा। भागने से नहीं होगा दोस्तों। किसी एक चैनल पे आपको प्रॉपर रह करके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो 12 तोपें कैसे गिर गए? तो किसी तरीका से आपको फंसाने के लिए, जो आजकल पीसीएस का एग्जाम होता है ना, आपको फंसाने के लिए किसी तरीका से क्वेश्चन को मोड़ सकता है ना। उतनी आप इजीली क्वेश्चन नहीं पूछ देगा कि आपको आसानी से आप बन पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप घुमा रहा है। आप ये होता है कि 4 गो ऑप्शन दे रहा है, नन ऑफ दिस भी रहता है, तो क्वेश्चन को आप फंसा सकता है। इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। 12 तोपें जो चीनाव में गिर गई थी रंजीत सिंह ने ही निकाल के जमान शाह को भिजवा दिया था, याद रखिएगा। 2 गो पॉइंट हो गया।
इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा दोस्तों, इसमें जो कंटेंट है ना बहुत मज़ेदार है, इस पे आप जाइए। अब पीसीएस यूपीएससी के लिए कंटेंट ही ज़रूरी है, ना कि हैंडराइटिंग। इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, उतनी मैं बोल ही दे रहा हूँ जो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि जो 12 तोपें चुनाव में गिर गई थी जमान शाह का, वो निकलवा के रंजीत सिंह ने भिजवा दिया था। इसके बाद देख लीजिए 1799 में रंजीत सिंह लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। तो ये भी क्वेश्चन एक बन गया, देख लीजिए कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो जमान शाह ने दी। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो जमान शाह ने दी, और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 में रंजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। 1805 में रंजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। जब अमृतसर पर रंजीत सिंह का अधिकार हुआ तो उस समय, इससे पहले वह भंगी मिसल के अंदर में अमृतसर था। अब क्वेश्चन को इस तरीके से आप पढ़िएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1805 में जब रंजीत सिंह ने अमृतसर पर भंगी मिसल से छीना, उससे पहले भंगी ही मिसल वहाँ काम कर रही थी, इसलिए रंजीत सिंह ने उसे छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर दो उनके अधीन हो गए। आप ये भी याद रखिएगा कि पूछ देगा कि रंजीत सिंह के समय राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हवाई में बात करने से अब दोस्तों पीसीएस की एग्ज़ाम उतनी आसान नहीं गई। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ करना है तो कुछ कर गुजरना पड़ेगा। ये पीटी होते रहेगा खेला। फिर 1806 में लेक और रंजीत सिंह के बीच एक समझौता के अनुसार, 1806 में लेक, ये लेक है दोस्तों, और रंजीत सिंह के बीच एक समझौता के अनुसार रंजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। रंजीत सिंह होलकर, जो होलकर का नाम सुने होंगे आप लोग, होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटाए। अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटाए। रंजीत सिंह को मित्रवत रहने की स्थिति में अंग्रेज उनके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये मतलब एक प्रकार की शर्त थी। अब देखिए अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हो जाती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, पीसीएस या दरोगा या बिहार एसएससी कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। पीसीएस में तो आप आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे रहा है बस। तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, याद रखिएगा। इस संधि पर मेटकॉफ और रंजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। जो संधि हुई थी अमृतसर की 25 अप्रैल 1809 को, इस पर किसने किसने हस्ताक्षर किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच ये हस्ताक्षर हुए थे। संधि की निम्न शर्त थी, देख लीजिए। कोई भी संधि होता है ना, जैसे आज ही देख लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका के भी जो भी संधि होते हैं उसकी कुछ शर्त होती है कि आप मुझ पे आक्रमण नहीं करेंगे। अगर मुझ पे कोई आक्रमण करेगा तो दोनों देश मतलब संयुक्त रूप से सेना, दोनों देश की संयुक्त सेना लड़ेगी। ऐसा बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो संधियाँ होती है बहुत सारे ऐसे देश के बीच। तो देखिए पहला संधि था कि सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई। लुधियाना, जिससे रंजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई ताकि रंजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। सतलज के पूरब के राजा अब अंग्रेजों के पास चले गए। सतलज के जो पूरब में जितने भी राज थे वो अंग्रेजों के पास चले गए। 1809 में रंजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। ये क्या है? कांगड़ा है। कब विजय की कांगड़ा? 1809 में। 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। 1813 के समय
जो कश्मीर था वो किसके अंदर में था? शाह शुजा के अंदर में था। शाह शुजा के अंदर में होने के कारण उसके बाद किसने ले लिया? रणजीत सिंह अपने अंदर में इसको ले लेता है। 1818 में मुल्तान विजय की रणजीत सिंह ने। 1818 में रणजीत सिंह ने मुल्तान को भी जीत लिया। 1820-21 में उन्होंने डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। इसका नाम आप सुने ही होंगे, डेरा खां, डेरा इस्माइल खां और लेह को जीत लिया। किसने जीत लिया? रणजीत सिंह ने। कब जीत लिया? 1820 से 21 में। 1834 में पेशावर को सिख राज का अंग बना लिया गया। पेशावर जो पाकिस्तान में है अभी, उस समय तो सब एक हुआ करते थे ना। तो 1834 में पेशावर को सिख राज का अंग बना लिया गया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 में रणजीत सिंह को मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह का प्रशासन, मतलब रणजीत सिंह का जो प्रशासन था किस टाइप का था? तो डोगरा सरदारों एवं मुसलमानों को उच्च पद पर नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने डोगरा सरदारों को, डोगरा जो सरदारों एवं मुसलमानों को उच्च पद पर नियुक्त किया। 4 महत्वपूर्ण प्रशासकीय विभाग थे। कितने प्रशासकीय विभाग थे? तो 4 प्रमुख प्रशासकीय विभाग थे। पहला था दफ्तर आब वाब अल माल, दफ्तर आब वाब उल माल, जिसमें भू राजस्व एवं अन्य आय, भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोत का वितरण होता था। दफ्तर तोहिजात, दफ्तर तोहिजात यह विभाग राज्य परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था करता था। दफ्तर तोहिजात, दफ्तर तोहिजात यह विभाग राज्य परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था करता था। दफ्तर मवाजाब, दफ्तर मवाजाब यह विभाग सैनिक एवं असैनिक कर्मियों को वेतन का हिसाब रखता था। उस समय हर कुछ के लिए एक मंत्रीगण, जिसे आज कहते हैं कि मुंशी वगैरह, उसी टाइप के दफ्तर मावाबाज की नियुक्ति कर दिया जाता था कि इसका संरक्षण ये करेगा। दफ्तर रोजनामाचा, रोजनामचा, दफ्तर रोमनाच यह राजा के प्रतिदिन के व्यय का विवरण रखता था। देख लीजिए प्रांतीय प्रशासन। रणजीत सिंह के समय प्रांतीय प्रशासन वो कैसा रखे थे? तो सिख राज प्रांतों में बटा हुआ था। जो सिख राज था वो किस में बटा हुआ था? प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे सूबा कहा जाता था। पहले ये होता था ना कि कहता था इतना सूबा इसका हो गया, इतना सूबा इसका हो गया, इतना इसका हो गया। तो सूबों में पहले कुल 4 सूबा होता था। देखिए लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। क्या था सूबा? लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। तो इसी तरीके से सूबों में बांटा हुआ था। प्रत्येक सूबा का प्रमुख अधिकारी नाजिम कहलाता था। जो प्रत्येक सूबा का प्रमुख जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? नाजिम कहलाता था। इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। मुझे विश्वास है दोस्तों कि जो मैं बोल रहा हूँ कम से कम आप लोग लिख पाएंगे। अगर लिखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोग को लिख पाइएगा। भले आप लोगों को देखने में दिक्कत हो, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं दोस्तों, तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो कम से कम आप लोग आराम से लिख पाएंगे। भू राजस्व व्यवस्था, उसके समय में भू राजस्व व्यवस्था देख लीजिए। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। उसके समय में, रणजीत सिंह के समय में भू राजस्व व्यवस्था, आय के प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व व्यवस्था था। जो भूमि से राजस्व मिलता था, जो कर लगाते थे। पहले ऐसा हो जाता था कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो कहता था कि इस क्षेत्र पर कोई अधिकार या आक्रमण न करेगा, उसके लिए भी लेता था। इसके लिए भी कुछ भू राजस्व देना पड़ता था। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। इसके चक्कर में तो देखिए भू राजस्व आय का 33% से 40% के मध्य लिया जाता था। मतलब भू राजस्व उपज का
मान लीजिए उपज का 33% से 40% लिया जाता था। मतलब आपका जितना भी उपज हुआ उसमें से मान लीजिए कि आपका 100 कुंटल उपज हुआ तो उसका 33% या 40% ले लिया जाएगा। प्रारंभ में भू राजस्व बटाई प्रथा पर आधारित था। जो भू राजस्व था बटाई, आजकल बटाई सुनते हैं ना आप लोग, आजकल भी बटाई चलता है दोस्तों। जो गांव से आप लोग होंगे उसको बखूबी पता होगा बटाई। तो ये कोई आज की भू राजस्व ये बटाई ये सब आज की कोई कहानी नहीं है, पहले से ही चलती आ रही है जो आप आज सुन रहे हैं। जो 1823 तक चलता रहा, जो कर वस्तु के रूप में लिया जाता था, कर वस्तु के रूप में लिया जाता था। दूसरा देख ली, दूसरी कानून व्यवस्था 1824 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक चलती रही। दूसरी कानून व्यवस्था 1824 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक चलती रही। इसमें कर वसूली उपज को आधार मानकर नगद ली जाती थी। दूसरी में इसमें कर वसूली को आधार मानकर लिया जाता था। थर्ड में देख लीजिए, प्रणाली नीलामी योजना थी। इसमें प्रणाली नीलामी योजना थी जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले को दे दिया जाता था। मान लीजिए इसमें नीलामी योजना क्या थी, आपको मैं बता दे रहा हूँ। नीलामी योजना ये थी, आज देखते हैं कि अगर आप बैंक से आप ऋण लेते हैं, मान लीजिए कि मोटरसाइकिल ले लिया, कुछ भी ले लिए, कार ले लिए, लेकिन आप उसको आप लोन नहीं चुका पाए तो क्या करती है वो बैंक के जो कर्मी होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ को नीलामी पर लगा देते हैं। मान लीजिए बोली लगवा देते हैं कि कितने पे। तो ऐसी इसी को यही प्रणाली नीलामी योजना थी जो कि 3 से 6 वर्ष के लिए दिया जाता था कि एक बार नीलामी की बोली लग गई कि मान लीजिए इतने पैसे में, तो उतने पैसे वसूल के उसको दे दिया जाता था। तो वही चीज़ है कि मान लीजिए कि बैंक वाले को आप कर्ज नहीं चुकाए, बैंक वाला आए आपकी गाड़ी उठा के ले गए, उसने उस पर बोली लगा दी, नीलामी कर दी। नीलामी मान लीजिए कि आप कोई भी हीरो होंडा की गाड़ी ली है, मान लीजिए कि 1 लाख में ली है, उसको 6 महीना आप चला भी लिए तो कितनी नीलामी लगेगी, 35 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया मान लीजिए नीलामी लगी। सेम वैसा ही कंडीशन चलता था। इसमें क्या कर रहा है कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के लिए वसूली का ऊंची बोली लगाने वाले को, जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाता था उसी को वसूली का अधिकार उसी व्यक्ति को दिया जाता था। जो सबसे, समझ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाता था उसको 3 से 6 साल तक वहीं कंटिन्यू वसूलता था, उसके बाद फिर से बोली लगाया जाता था। तो किस तरीके से पैसे का वसूली होता था, समझ गए। देख लीजिए सैन्य प्रशासन, जो सैन्य प्रशासन था इसको देख लीजिए आप। रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया था। रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया था। फौज ए खास या फौज ए आइन नियमित सेना था। रणजीत सिंह के समय फौज ए खास और फौज ए आइन नियमित सेना था। फौज ए बकवायद अनियमित सेना था। ये भी आपको याद रखना होगा कि फौज ए आइन नियमित सेना थी, फौज ए बकवायद अनियमित सेना थी। इसलिए आप ये पूछ भी सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। आप पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछता है इसी तरीके से घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसलिए ये दूर नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग हर क्वेश्चन पे नज़र बनाए रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं इसका पढ़ा रहा हूँ ना, इसी तरीके से मैं आपको पीडीएफ टाइप का लाऊंगा एनसीईआरटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी का मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग का साथ मिला तो आप लोग कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। थोड़ा मुझे भी मन लगा रहे कि थोड़ा कम से कम तो व्यू बढ़ रहा है, कम से कम तो लोग देख रहे हैं। आप लोग देखते नहीं हैं, फिर पढ़ाने का मतलब क्या है। फिर मेहनत करो। फिर फौज ए खास क्या था? घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाने में विभक्त थी। घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाने में विभक्त थी फौज ए खास। लॉर्ड ऑकलैंड जो अंग्रेज का था, ये सब 1838 ईस्वी में पंजाब का दौरा करते समय रणजीत सिंह, लॉर्ड ऑकलैंड आप नाम सुने होंगे, कि घुड़सवारों को देखकर वहाँ कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है।
लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में पंजाब का दौरा करते समय रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसने ये कहा था कि रणजीत सिंह के घुड़सवारों का फौज दुनिया की सबसे सुंदर फौज है। लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। कब कहा था? 1838 में, या पंजाब का जब दौरा किया था। तो एक एक क्वेश्चन पर आपको नज़र बना है, क्या कि पीटी पास कीजिएगा तभी तो मेंस में आपको लिखने का मौका मिलेगा। फिलहाल जो अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो आप पीटी मेंस दोनों लेके चलिए। आप मेंस का प्रॉपर एस्से और जीएस पेपर 2 में बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि जीएस पेपर 2 में मार्किंग होती नहीं है बीपीएससी में, मुझे पता है बखूबी। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर भी प्रॉपर बता दूंगा कि कहाँ से क्या आपको मेंस तैयार करना है। मेंस का भी मैं पीडीएफ आपको डाल के पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसमें मार्क उठाना बहुत मुश्किल है। एस्से को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल तो हटा दिया गया है। तो एस्से हैं, जो लड़के बाजी मार गए, जो फंस गए। तो फौज ये बकवायद अनियमित सेना है। इस सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार होते थे। इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जाता है। फौजे बकवायद में भागों में विभक्त किया गया है। घुड़चढ़ा खासा, घुड़चढ़ों को अपने घोड़े तथा अस्त्र होते थे। इन्हें राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। न्याय प्रशासन क्या था इसके समय में? जो न्याय प्रशासन था वो कैसा था? रणजीत सिंह के समय में जो न्याय प्रशासन था वो कैसा था, देख लीजिए। न्याय प्रशासन, ग्रामों विवादों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। रणजीत सिंह के समय जो देख रहे आपको मैं अलग अलग हर कुछ को बता रहा हूँ, उसकी सैनिक व्यवस्था कैसे जी, न्याय प्रशासन कैसा था, इसलिए अलग अलग मैं बता रहा हूँ। इसमें से आप प्रॉपर एक नोट्स तैयार हो जाएंगे और मुझे विश्वास है कि इसे बाहर बीपीएससी जा ही नहीं सकती है। ग्रामों के विवादों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। जो रणजीत सिंह का न्याय प्रशासन था उस समय, तो ग्रामों का निपटारा किसने किया? पंचायतों द्वारा किया जाता था। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय नाजिम होता था। सूबों में सबसे उच्च न्यायालय नाजिम का होता था। यह अपीलीय न्यायालय था जो करदार के फैसलों को अपील सुनता था। करदार के फैसलों की अपील सुनता था। लाहौर में अदालत उल आला थी, जिसमें उच्च न्यायाधिकारी निर्णय करते थे। किसने निर्णय करते थे? लाहौर में अदालत उल आला थी, जिसमें उच्च न्यायाधिकारी निर्णय करते थे और मृत्युदंड भी दिया जाता था। मृत्युदंड केवल राजा दे सकता था। मृत्युदंड कौन दे सकता था उस समय? न्याय प्रशासन में केवल राजा मृत्युदंड देने का अधिकार किसको था? केवल राजा को था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बोल रहा हूँ उसको कम से कम आप नोट्स करते जाइएगा। अगर आप सुन रहे वीडियो तो प्लीज़ जितना रिक्वेस्ट आप लोग मानिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। ये आपको साधारण सी लग रही होगी ये कॉपी, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। मैं कहाँ से खोज के इसमें नोट्स करता था, अपने लिए मैं उस समय नोट्स बनाया करता था इसको। तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा, जो फ्रांस के प्रसिद्ध पर्यटक थे, विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से। तो क्वेश्चन इस तरीक़ा से बन सकता है कि रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किसने की है? ये क्वेश्चन बन सकते थे, विक्टर जाकमा ने किया था। अब ये और कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। क्वेश्चन किसी तरीक़ा से आपको तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, जो आजकल ट्रेंड चल रही है ना, तो किसी तरीक़ा से पूछ सकता है, इसलिए आपको उस लेवल का तैयारी करना होगा। रणजीत सिंह के बाद पंजाब की स्थिति क्या रही? रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई उसके बाद पंजाब की स्थिति क्या रही? इसका उत्तराधिकारी खरग सिंह बना। 1840 में खरग सिंह की भी मृत्यु हो गई। 1840 में किसकी मृत्यु हो गई? खरग सिंह की भी मृत्यु हो जाती है।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हो जाता है। कब हो जाता है? 1845 से 1846 के बीच। महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा का परिणाम था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। किसका महत्वाकांक्षा? महारानी जिंदल। क्या है? महारानी जिंदल के महत्वाकांक्षा का परिणाम था ये। मेजर ब्रुकफुट ने सिख सेना के लाल सिंह व तेजा सिंह को, सिख सेना के लाल सिंह और तेजा सिंह को, लाल सिंह और तेजा सिंह को अंग्रेजों के प्रति उकसाया। मेजर ब्रुकफुट ने, ब्रुकफुट ने लाल सिंह और तेजा सिंह को अंग्रेजों के प्रति उकसाया। खालसा ने सिख सेना को आक्रमण की अनुमति दी। इस 4 लड़ाइयाँ हुई। इस तरह से 4 लड़ाइयाँ हुई। इन चारों युद्ध में सिखों का पराजय के मुख्य कारण क्या रहा? देख लीजिए। जो 4 लड़ाइयाँ हुई उसमें पराजय का मुख्य कारण क्या रहा? तो पहला, लाल सिंह एवं तेजा सिंह का विश्वासघात था। इसी के कारण सिखों हार गई। जो लाल सिंह था, लाल सिंह और तेजा सिंह विश्वासघात कर दिया। किसके साथ? जो रंजीत सिंह का फौज था, जो खरक सिंह का जो फौज था, दल था, उसके साथ विश्वासघात कर दिया। जो कि उसी की तरफ से दोनों लड़ रहे थे, विश्वासघात था। इसके कारण सिखों की हार हो गई थी। अगर आप ही के सेना में कोई ऐसा व्यक्ति हो दोस्तों, किसी की भी सेना अगर विश्वासघात करता है तो बहुत सारा ऐसा परिणाम देखने को मिला है, जो कि जिस पक्ष का सेना ने विश्वासघात किया उस पक्ष को हार का सामना करना पड़ा है। जिसे बक्सर के भी युद्ध में आप देख सकते हैं। बहुत ऐसे युद्ध में आप देख सकते हैं कि सेना विश्वासघात किया और इसके कारण हार झेलनी पड़ी। अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 को अधिकार कर लिया। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा बन सकता है कि अंग्रेज ने कब लाहौर पर अधिकार कर लिया था? 20 फरवरी 1846 को। ये आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि 20 फरवरी 1846, लेकिन मैचिंग करने के लिए दे देगा। आजकल मैचिंग करने वाला क्वेश्चन दे देता है ना, तो उसमें आपको फंसा देगा। 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। ये भी है। 9 मार्च 1846 को सिखों ने लाहौर की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? 9 मार्च 1846 को सिखों को मजबूर कर दिया, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। फिर लाहौर की संधि हो जाती है। देख लीजिए, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि आखिरकार हो ही जाती है। इस संधि के तहत प्रमुख 7 शर्त थी। इस संधि के तहत प्रमुख 7 शर्त थी। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह को बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया गया और दिलीप सिंह ने पुनः भोरवाल की संधि हुई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। भोरवाल की संधि में कल अगला वीडियो में पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब तो करते जाइए। आप जुड़े रहिए चैनल से, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन तो मिलेगा। आप जुड़े रहिए। अब मैं गारंटी दिला दूँगा, आप लोग जुड़े रहिएगा तो मैं NCERT का भी सारा बैच करवाऊँगा आपको एकदम बिल्कुल। BPSC के अकॉर्डिंग मैं 3-4 सब्जेक्ट का मैं, जैसे साइंस हो गया, आपको हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, 3 को करवा दूंगा। क्योंकि साइंस से 30 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी से आ जाएंगे। तो 60, 70, 80 क्वेश्चन का मैं उधर से करवाऊंगा आपको। इधर से तो SK पांडे मॉडर्न हिस्ट्री, राजीव बहिर का करवा दूंगा। अगर आधुनिक भारत का करना है तो मैं इधर से आपको 1-2 बुक और है, उसका भी मैं करवा दूंगा आपको। तो क्वेश्चन छूटने वाली नहीं है। सारा सब्जेक्ट मैं कराऊंगा। पॉलिटी एक बार फिर से मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। आज के लिए इतना है।